ओके, ये वीडियो बनाया जा रहा है कम्प्लीटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इन केस इफ़ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन माइनिंग एंड इन केस इफ़ यू लूज़ मनी देन इट्स कम्प्लीटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में आके ये मत बोलना कि साले कुत्ते पैसा खा है मेरा। Okay, let's get started. Hey guys, welcome back to a brand new video of the Droid Eagle. In this video, we are talking about crypto mining. So without wasting any time, let's jump to the topic कि crypto mining है क्या। अभी लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है NFT का, तो उसमें मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। सो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई फॉर यू अ बिट मोर अगेन। सो ब्लॉकचेन को आप कंसिडर कर लो अपना बैंक, और ब्लॉकचेन के वर्कर्स को आप कंसिडर कर लो आपके बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ। तो जो आपके लिए बैंक और बैंक के एम्प्लॉयज़ करते हैं, लाइक मेंटेनिंग योर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग योर अकाउंट बैलेंस और डूइंग वट एवर द थिंग्स दे आर प्रोवाइडिंग यू, जो भी वो लोग आपके लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ ब्लॉकचेन आपके लिए कर रहा है और ब्लॉकचेन के वर्कर्स आपके लिए कर रहे हैं। अभी रिप्लेस ऑल द बैंक वर्कर्स विद द कंप्यूटर्स, विद द हाईली पावरफुल कंप्यूटर्स। अभी ये कंप्यूटर्स आपके लिए इतना काम करते हैं तो बदले में कुछ तो लेंगे। तो बदले में ये क्या लेते हैं, जैसे बैंक के एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं और या बैंक आपसे कुछ ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करता है, एग्जैक्टली द सेम ये कंप्यूटर्स कुछ चार्जेस लेते हैं, कुछ सैलरी लेते हैं, और ये सैलरीज आर नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज गैस फीस। तो अब ये गैस फीस होती क्या है? तो गैस फीस इज़ नथिंग बट द कॉइन इट्सेल्फ विच वी आर गोइंग टू माइन। सो सपोज मैं बिटकॉइन का नेटवर्क मैनेज कर रहा हूँ और बिटकॉइन पे ट्रांजैक्शन चल रहा है। एक बिटकॉइन एक आदमी ने किसी दूसरे आदमी को भेजा है, तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, तो मुझे मिलेगा कुछ बिटकॉइंस। तो एज अ रिवॉर्ड मुझे बिटकॉइन ही मिलेगा, जो मैं एक क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके, जैसे अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाके मैं वो बिटकॉइन बेच दूंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। दैट्स हाउ सिंपली यू मेक मनी विथ क्रिप्टो माइनिंग। दैट्स द बेसिक कंसेप्ट। सो हाउ डज इट वर्क? ये काम कैसे करता है? सो बेसिकली ये सारे कंप्यूटर्स और ब्लॉकचेन एक टेक्निक पे काम करते हैं कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क है क्या और इसमें होता क्या है? तो प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि जब भी एक कंप्यूटर के पास एक ब्लॉक, ट्रांजैक्शन का ब्लॉक वेरीफाई करने के लिए आता है, सो देर आर लॉट ऑफ वर्कर्स, लॉट ऑफ कंप्यूटर्स जो आपस में compete करते हैं उस ब्लॉक का ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए। और उनमें से एक लकी विनर को जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके उसका प्रूफ कि उसने वो अपनी कंप्यूटेशन पावर यूज़ की है, वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई किया है और उसने वो ब्लॉक वापस से उस चेन में ऐड कर दिया, ब्लॉकचेन में। तो बेसिकली इसी वजह से उस कंप्यूटर को, लकी विनर को मिलता है एक रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड इज़ नथिंग बट द गैस फीस विच आई टोल्ड यू। गैस फीस इज़ नथिंग बट द कॉइन इट्सेल्फ। ओके, सो ये प्रोसेस ट्रायल एंड एरर की होती है। इसके लिए चाहिए सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर। इस कंप्यूटेशनल पावर को या फिर सोल्यूशन गेस करने की पावर को ही बोलते हैं हैश पावर। अभी इसको हैश पावर क्यों बोला जाता है, इसके डीप में नहीं जाता है। जस्ट कंसिडर कर लो कि लाइक अ हॉर्स पावर इन अ कार, हैश पावर इज़ अ पावर ऑफ योर माइनिंग मशीन। ओके, सो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा आपकी हैश पावर होगी उतने ज़्यादा आपका कंप्यूटर फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल पाएंगे। अभी माइनिंग के टाइप्स कौन से हैं? एक है सीपीयू माइनिंग, दूसरी है एसिक माइनिंग, तीसरी है जीपीयू माइनिंग। अभी सीपीयू माइनिंग अगर हम करना चाहें तो सीपीयू के पास, सीपीयू अगर आपको पता हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मदरबोर्ड में लगता है, जो आपके पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप के कंप्यूटर में होता है, उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काम होता है करने के लिए। तो आप अगर उस पर एक्स्ट्रा लोड माइनिंग का डाल दो तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उसका हैश पावर जो है वो सबसे ज़्यादा कम होने वाला है, इसलिए वो कोई नहीं करता। और दूसरा है एसिक माइनिंग। अभी एसिक माइनिंग क्या है? एसिक का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। सो सपोज अगर मुझे बिटकॉइन या इथीरियम करेंसी, मुझे इनका नेटवर्क मुझे मेंटेन करना है, इनका माइनिंग मुझे करना है, तो मैं सिर्फ अगर मैं एसिक मशीन डेडिकेटेड जो इथीरियम ही माइन करता है अगर वो उठा लूँ, तो उसकी पावर सबसे ज़्यादा कंपेयर टू एनी माइनिंग मेथड सबसे ज़्यादा होने वाली है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज़ द ओनली थिंग कि इंडिया में वेरीफाइड डीलर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल है जो ये मशीन्स बेचती हैं, क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं और इनकी कॉस्ट 4 लाख से 10 लाख तक भी जा सकते हैं। सो इट्स वे मोर एक्सपेंसिव। और इसका और एक डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर फ्यूचर में माइनिंग बंद हो जाती है, पैसे निकलना बंद हो जाएंगे, तो उस मशीन का कोई यूज़ नहीं रहेगा, तो आप उसको यूज़ कहीं पे भी नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज़ वेयर एग्जैक्टली द जीपीयू माइनिंग कम्स इनटू पिक्चर। अगर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स खेले, गेम जोन में जाके, तो आपने ग्राफिक कार्ड ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो ग्राफिक कार्ड का बेसिकली इस्तेमाल होता है गेमिंग या 3D रेंडरिंग में। लेकिन
कुछ सालों में जैसे ही क्रिप्टो करेंसी आ गई तो पता चला कि GPUs की पावर भी, GPUs के हैश पावर्स भी सबसे ज़्यादा है और इट्स वे मोर एफिशिएंट। द रीज़न इज़ अगर फ्यूचर, जैसा कि मैंने बोला एसिक मशीन के बारे में, माइनिंग बंद हो जाती है तो उसका कुछ यूज़ नहीं रहेगा। वैसे ही अगर माइनिंग बंद हो गई तो आप GPU मशीन पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपको रीसेल भी कर सकते हो, जिसका आपको अच्छा वैल्यू मिल जाएगा ना। और एक सवाल जो कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों के दिमाग में आता है कि इज़ इट लीगल इन इंडिया? वेल, सो फिलहाल ऐसा कोई लॉ नहीं है डेडिकेटेडली क्रिप्टो करेंसी के बारे में इंडिया में जो कि कहे कि ये कम्प्लीटली बैन है, ये इलीगल है। फिलहाल एवरीथिंग इज़ वैलिड, एवरीथिंग वर्क्स। बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा चुके हैं, अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ। लेकिन फ्यूचर में शायद बैन हो सकता है, वी डोंट नो। अब ये बात हो गई कि माइनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है, तो अब इसको करना कैसे है। Now this is where it gets very very tricky और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। तो यू मे बी सेट बैक एंड रिलैक्स। अगर आप पॉज करना चाहते हो वीडियो तो यू कैन पॉज इट, हैव समथिंग एंड देन कम अगेन। ओके, बिकॉज आपको थोड़ा सा हार्डवेयर इंजीनियर का दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा और आपको थोड़े से कैलकुलेशन यहाँ पे करने पड़ेंगे। माइनिंग में बेसिकली हार्डवेयर स्मार्टली बाय करना और उसको कॉन्फ़िगर करना ही ट्रिकी पार्ट है। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट इतना ट्रिकी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि GPU माइनिंग कैसी होती है, क्योंकि मैं वो खुद कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोग तादाद में यही करते हैं। अभी कौन सी करेंसी माइन करनी चाहिए? तो राइट नाउ आई एम माइनिंग इथेरियम बिकॉज दैट इज़ द ओनली कॉइन प्रॉफिटेबल राइट नाउ इन 2021। और ये मुझे कैसे पता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन है? दो वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट है कि एक वेबसाइट है क्रिप्टो कंपेयर, दूसरी वेबसाइट है व्हाट टू माइन। तो व्हाट टू माइन पे अगर आप लोग जाते हो और वहाँ पे सपोज़ एक एग्जांपल के तौर पे एक कार्ड ले लेते हैं जो कि मेरे पास है NVIDIA 1660 सुपर। अगर मैं वो एक कार्ड का ऑप्शन वहाँ पे डाल देता हूँ और कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो आपको दिखाएगा कि 24 आवर्स में आपको वो कितने डॉलर्स जनरेट करके देगा। एक्चुअली वो इथेरियम का प्राइस जो चल रहा है उसके रिलेटिवली वो प्राइस दिखाता है, तो उस हिसाब से वो आपको प्राइस दिखा के कि कितना अर्न कर रहा है और आपको सबसे प्रॉफिटेबल कॉइन इथेरियम ही वहाँ पे दिखेगा। इसलिए आई एम माइनिंग इथेरियम। सो सेकेंड थिंग, विच कंप्यूटर पार्ट्स डू यू नीड? ओके ना, तो बेसिकली ये माइनिंग मशीन एक कंप्यूटर ही है विदाउट द कैबिनेट, विदाउट द मॉनिटर। दैट्स राइट, विदाउट द मॉनिटर। क्योंकि कुछ सिनारियो में मॉनिटर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती अनलेस यू वांट टू सी फिजिकली कि आप वहाँ पे क्या हो रहा है। तो बात करते हैं कि आपको ज़्यादा पैसे कहाँ पे खर्च नहीं करने। तो आपको पैसे कहाँ ज़्यादा खर्च नहीं करने? आपको CPU पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आपको RAM पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। आपको CPU फैन पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। आपको SSD पे भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। तो आप ये जो 4 चीज़ें हैं ये आप मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के भी ले सकते हो, इसमें ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो कंपोनेंट आता है विच इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द माइनिंग रिग इसको बोलते हैं, क्योंकि कंसिडर इट एज अ रिग, एज अ मशीन। ओके, सो आपने सुना होगा कि इस पर्टिकुलर रिग में मदरबोर्ड्स का सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि वो मदरबोर्ड आपका डिसाइड करता है कि कितने GPUs उसमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा GPUs होंगे उतनी ज़्यादा आपकी माइनिंग की कैपेसिटी होगी। अब मैंने कुछ मदरबोर्ड्स और GPUs लिस्ट करके एक स्प्रेडशीट में बना दिया है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो एंड यू कैन फिगर आउट कि कौन सा मदरबोर्ड आपको लेना। तो आप पहले प्लान करो कि आपको कितने GPUs लेने हैं एंड देन यू डिसाइड कि आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना है। आई टोल्ड यू इट्स अ बिट ट्रिकी पार्ट टू विच हार्डवेयर टू बाय, ताकि आपका पैसा आप वेस्ट ना जाए। सो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है GPU। तो कौन सा GPU खरीदें? सो आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। जो मेरे पास है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है RTX 3060 1660 सुपर NVIDIA, दोनों भी NVIDIA के कार्ड्स हैं। एक RTX 3060 मुझे हैश पावर देता है 49.20 समथिंग और दूसरा 1660 सुपर जो है वो मुझे पावर देता है 31.82। ये मिड रेंज के सबसे ज़्यादा हाईली परफॉर्मिंग कार्ड है, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। इससे जो लोअर वर्जन है, जो 4 GB के कार्ड्स है, वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देंगे, इतने ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं आएगी। तो GPUs आपको कौन से सिलेक्ट करने चाहिए, इसके बारे में भी एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप व्हाट टू माइन पे ही जाके देख सकते हो कि हाईली रैंक्ड GPUs अकॉर्डिंग टू द हैश पावर कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप भी चूज़ कर सकते हो। सो द नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ पावर सप्लाई। सो डिपेंडिंग आप कितने GPUs आपने मदरबोर्ड पे लगाना चाहते हो, अकॉर्डिंगली वैसे ही आपको पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो पावर सपोज़ मैं एक 1660 सुपर के 4 कार्ड्स ले रहा हूँ, ठीक
ठीक है। तो एक 1660 सुपर 80 वॉट्स कंज्यूम करता है, तो 80 वॉट्स अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दूँ तो कितने हुए 320 वॉट्स। तो 320 वॉट्स में मुझे और 100 वॉट्स ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि बाकी के कंपोनेंट्स पे तो पावर लेंगे ना, जैसे कि SSD, रैम, मदरबोर्ड एट्सेट्रा। तो उस हिसाब से हुए ऑलमोस्ट 420 वॉट्स, ठीक है। और जितने भी आपका वॉट बन रहा है उससे आप 100-200 ज़्यादा ही वॉट का पावर सप्लाई खरीद लो, क्योंकि वो सेफ रहता है, क्योंकि अगर पावर कम पड़ गई तो आपका कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं। सो मैं लूँगा कुछ 550 वॉट या 600 वॉट्स का पावर सप्लाई यहाँ पे, जो कि आपके सारे कंपोनेंट्स को पावर करेगा। ओके, थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल माइनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। लाइक आई सेड, अगर मैं एक 1660 सुपर कार्ड खरीदता हूँ जिसकी प्राइस अभी मार्केट में चल रही है अराउंड 55,000, जब हमने लिया था इट वाज 50 और 52,000 समथिंग। लेट्स कंसिडर लाइक रफली 50 कर लेते हैं हम इसको। अगर 50,000 के 4 कार्ड लगाते हैं हम लोग तो कितने हुए 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये प्लस आपके मदरबोर्ड, SSD, रैम, फैन, पावर सप्लाई, ये सब मिला के लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का ये सामान बन जाएगा। तो लेट्स कंसिडर कि 3-2.5 लाख अपने जा रहे हैं, तो 2.5 लाख के हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप उस पर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका माइनिंग मशीन पर मंथ कितना अर्निंग कर रहा है। तो ये आपको कैसे पता लगाएंगे, कोई फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके कार्ड का हैश रेट क्या है। तो सपोज 30 हैश रेट है, 30 हैश पर सेकेंड, ये 1660 सुपर का एक स्पीड है, उससे ज़्यादा ही है लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। सो 30 × 4 किए तो 120 हैश रेट्स हमारा बनता है। तो 120 हैश रेट्स आप क्रिप्टो कंपेयर कैलकुलेटर पे जाके आप लोग डाल सकते हो, और अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट जो है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट था पावर कंजप्शन, वहाँ पे आप डाल सकते हो 0.11 और 0.12 सेंट्स। ये क्या है कि हमारा पर यूनिट, अगर आप आपका लाइट बिल उठाते हो, डिपेंडिंग आप कहाँ पे रह रहे हो, पर यूनिट प्राइस आपके वो लाइट बिल के पीछे लिखा होता है। मेरे यहाँ पे 7 से 8 रुपये है, तो आपका भी 8 रुपये होगा, तो 0.11 आप वहाँ पे कॉस्ट डाल सकते हो। अगर आपने डाल दिया और कैलकुलेट कर लिया तो आपको वो डेली, वीकली, मंथली और ईयरली प्रॉफिट बता देगा कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो उस मंथली प्रॉफिट को उठा के अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डिवाइड कर दोगे अपने मंथली प्रॉफिट से, तो निकल आएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पीरियड, जो कि मंथ्स में होगा। तो चलिए देखते हैं मेरे माइनिंग रिग में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और मैंने उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इससे मैं बेहतर आपको समझा पाऊंगा कि ये सब कैसे काम कर सकता है और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए while buying a power supply, buying a CPU and a card as well. So let's go. Alright guys, this is my mining setup. This is my mining rig. मैं अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइट स्पेस में यहाँ पे कैमरा लगा के आपको दिखाना पड़ेगा और सब कुछ चिपकाया हुआ है, तो मैं अभी यहाँ पे कुछ डीअसेंबल नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझा दूंगा कि डायरेक्टली मैंने क्या क्या लिया है और कैसे कैसे यूज़ किया है। तो सबसे पहली बात करते हैं हमारा मदरबोर्ड। सो हमारा जो मदरबोर्ड है वो है MSI का B360F Pro। अगर आप इसकी अमेज़ोन पे प्राइस चेक करोगे तो या शायद आपको अमेज़ोन पे मिलेगा नहीं। मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि मुझे ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल गया और इस मदरबोर्ड पे लगते हैं ऑलमोस्ट 17 GPU। दैट्स राइट, जब मैंने ये लिया था तब मैंने फ्यूचर प्लानिंग करके ही लिया था कि मैं इस पर 17 तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन कोई भी स्लॉट्स कम नहीं पड़ने चाहिए GPUs के लिए। तो अभी नेक्स्ट चीज़ आते हैं हमारा प्रोसेसर पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको प्रोसेसर तो दिखेगा नहीं, लेकिन मेरा जो प्रोसेसर है वो है Intel i5 9400F। ये मेरा इंटेल का CPU है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है गाइस, जो भी मदरबोर्ड है वो अलग अलग प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। कुछ AMD के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, कुछ इंटेल के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं, तो वो बात आपको याद रखनी है। मेरा इंटेल का प्रोसेसर है, मदरबोर्ड भी इंटेल वाले को ही सपोर्ट करता है और फ़ैन भी इंटेल वालों का ही है। फ़ैन भी इतना कुछ खास नहीं है, RGB वाले जो भी आपको फैंसी दिखते हैं नॉर्मल सा ही फ़ैन है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शुड आई टेल यू। ओके, सो दिस इज आवर मेन मशीन विच इज़ द RTX GeForce 3060 कार्ड। तो आप अगर देख सकते हैं, मैंने तो बोला था कि मॉनिटर की कोई ज़रूरत नहीं है और डिस्प्ले करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब क्यों लगाया हुआ है, तो बताता हूँ क्यों लगाया हुआ है। सो ये जो स्पेसिफिक कार्ड है गाइस विच इज़ RTX 3060, इस कार्ड के थोड़े बहुत नखरे हैं। जब NVIDIA को पता चला कि उनके कार्ड्स माइनिंग के लिए यूज़ हो रहे थे, तो इन लोग ने जब ये कार्ड निकाला तो इस पर एक लिमिटर डाल दिया था, जिससे कि इसकी 49 जो हैश पावर आती थी उससे रिड्यूस होकर 24 और 25 हैश पावर आ रही थी। तो एक डेवलपर ने उसमें भी एक ट्विक ढूंढ निकाला कि एक GPU ड्राइवर है, जो जब भी हम बेसिकली कंप्यूटर सारे पार्ट्स कनेक्ट करते हैं तो हर एक चीज़ का एक ड्राइवर होता है। तो इसका एक GPU ड्राइवर है जिसका वर्जन नंबर है 470.05। ड्राइवर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा सेकेंड कंडीशन इसकी ये है कि
फास्टेस्ट PCI लेन पे ये कार्ड माउंटेड होना चाहिए। और ये फास्टेस्ट PCI लेन एक्चुअली है क्या, तो कंसिडर कर लो कि आपके पास लैम्बोर्गिनी है, लेकिन वो खड्डों वाले रास्तों पे तो फास्ट चलेगी नहीं, वो उसको अगर आप हाईवे पे डालोगे तो ही फास्ट चलेगी। सेम तो वही मैंने इसको लगा दिया है PCI X16 हाईवे पे, तभी अपने फुल हैश रेट पे चलेगा। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन उसकी ये है कि उस कार्ड से डिस्प्ले निकलना ज़रूरी है। तो अगर उस कार्ड को पता चला कि आप डिस्प्ले नहीं निकाल रहे हो उससे, तो फिर भी हैश रेट आपकी कम हो जाएगी, 49 आपको नहीं देगी। इसलिए ज़रूरी है यहाँ से डिस्प्ले निकालना, जो कि मैंने कनेक्ट किया हुआ है इस मॉनिटर के साथ। तो ये मॉनिटर 24/7 चालू ही रहता है, इसकी वजह से ये फुल हैश रेट यहाँ पे मुझे मिल जाता है इस कार्ड के साथ। ओके, ऑलराइट, सो ये हो गई इसकी 3 कंडीशन। सिर्फ इसी कार्ड के नखरे हैं इथीरियम के साथ, बाकी आप कोई भी दूसरा कार्ड लेते हो तो किसी लकी, जैसे कि ये कार्ड हो गया 1660 सुपर, इसके कोई नखरे नहीं है इथीरियम के साथ। इसको आप बेसिकली लगा दो और थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर दो तो वो वहाँ पे फुल अपनी हैश रेट पे माइन करेगा। अब ये ओवरक्लॉक चीज़ क्या होती है, तो कंसिडर इट लाइक आपके पास लैम्बोर्गिनी है, लेट्स कंसिडर इट, सोचने में क्या जाता है, तो लैम्बोर्गिनी को भी आप अगर स्पोर्ट्स मोड पे डालते हो तो ही वो अपने फुल स्पीड पे चलेगी। तो एग्जैक्टली ओवरक्लॉकिंग इज़ नथिंग बट आप अपने कार्ड को डाल रहे हो स्पोर्ट्स मोड पे और कुछ ट्वीक्स करके आप उसको फुल पोटेंशियल पे अपने लेके जा रहे हो। ओके, ये बात हो गई। तो ये अपने मदरबोर्ड की बात कर ली, प्रोसेसर की बात कर ली और ये कार्ड की भी बात कर ली। और जो दूसरा कार्ड लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकली एक से ज़्यादा कार्ड यहाँ पे लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो स्पेस भी मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए हम लोग ने तो इसी के लिए जो दूसरा कंपोनेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करना चाहिए व्हाइल बिल्डिंग योर माइनिंग रिग इज़ योर PCI स्लॉट्स। आप देख सकते हो एक ही यहाँ पे एक बड़ा स्लॉट है जो इसका मैं यहाँ पे अभी माउंटेड है, अभी निकाल नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इसका स्क्रीनशॉट अलग से लगा दूंगा। और बाकी सारे जो स्लॉट्स हैं, ये जो स्लॉट्स हैं यहाँ पे भी GPU लगेंगे, लेकिन यहाँ पे लगेंगे राइजर्स। अब ये राइजर क्या चीज़ होती है, राइजर इज़ नथिंग बट जब भी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अपने USB के थ्रू प्लग करते हो, वैसे ही आपको दूसरा एक्सटर्नल GPU आपको प्लग करना है अपने मदरबोर्ड में, तो आप राइजर के थ्रू उसको प्लग करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो, ओके लेट मी जस्ट गेट इनटू योर, ओके यहाँ पे देख सकते हो कि राइजर लगा हुआ है यहाँ पे और ये ऊपर केबल जा रही है यहाँ पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इस राइजर को, ये जो है पट्टी, इसको भी आपको पावर देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको पावर सप्लाई की केबल्स मैनेज करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसको भी पावर जा रहा है, राइजर को भी पावर जा रहा है और GPU को भी पावर जा रहा है। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट कंपोनेंट इज माई पावर सप्लाई विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगेन। अभी मेरा जो है वो काफ़ी बेसिक सा पावर सप्लाई है आर्टिस्ट का, 500 वाट का, जो आपको अमेजोन पे 2000 रुपये में मिल जाएगा। बाहर शायद देखोगे तो और भी सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसमें एक इश्यू क्या है कि ये प्री बिल्ट केबल के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैन यू सी दिस, ये आप देख सकते हो कि इसमें पहले से ही कुछ केबल्स दे रखी हैं। इससे बस इतने ही केबल्स मैं यूज़ कर पाऊंगा पावर सबको देने के लिए। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि पावर हर एक को कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। तो वहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक मदरबोर्ड पे केबल लगी हुई है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं 24 पिन पावर सप्लाई। तो ये आपका पावर सप्लाई तभी काम करता है जब 24 पिन वाला यहाँ पे एक लगता है, और एक है 8 पिन। अभी 8 पिन वाला एक स्लॉट जाएगा आपके मदरबोर्ड पे ही, जो कि यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 8 पिन वाला। तो ये तो यहाँ पे एक 24 पिन खत्म हो गया, 8 पिन खत्म हो गया। उसके अलावा मेरे पास और कौन से स्लॉट बचे थे इस पावर सप्लाई में, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे और एक 8 पिन लगा हुआ है और ये 6 पिन लगा हुआ है। तो टोटल 14 पिन इस कार्ड में लग रहे थे। तो मेरे पास बचा क्या था, और एक मेरे पास एक्स्ट्रा पावर देने के लिए, इस कार्ड को पावर देने के लिए पिन से ज़्यादा बचे नहीं। तो मुझे क्या फिगर आउट करना पड़ेगा, स्प्लिटर्स। अभी स्प्लिटर्स क्या होता है कि ये जो स्टॉक में आपको पावर सप्लाई के साथ जो केबल्स आती हैं, सपोज दिस इज़ 8 पिन, तो अगर मुझे और एक तो उसमें क्या होता है कि 8 पिन में भी एक 6+2 पिन करके स्लॉट आता है, जो कि ये है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्प्लिटर ले सकता हूँ 6 to 8 पिन कन्वर्टर। तो मैं 6 पिन का कन्वर्टर यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे ये मेल है, फीमेल में कनेक्ट करके, और एक 6 पिन 8 पिन, 2 8 पिन वहाँ से निकालूंगा, एक 8 पिन यहाँ पे लगाऊंगा और दूसरा 8 पिन लगाऊंगा मैं अपने GPU में।
अभी इस GPU में मुझे वो ज़रूरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने एक दूसरा कन्वर्टर लिया है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप पावर सप्लाई लेते हो आपको मिलते हैं कुछ ऐसे पोर्ट्स, इसको बोलते हैं मोलेक्स, और कुछ मिलते हैं आपको साटा पोर्ट्स। अब ये साटा पोर्ट्स क्या होता है? साटा पोर्ट्स इज़ नथिंग बट जो यूज़ किया जाता है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव या SSD को पावर देने के लिए। आप यहाँ पे दे सकते हो, दिस इज़ यूज टू पावर योर SSD। और देख सकते हो कि मेरी 120 GB की SSD है, जो इतनी फैंसी नहीं है। मनीष पॉल का देख सकते हो आप चेहरा, तो ये इतनी महंगी नहीं है, ये काफ़ी सस्ती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि इसमें उसमें ज़्यादा आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेसिक सा ही आप लगा दो, चल जाएगा। ठीक है, तो मुझे मेरे पास और एक मोलेक्स और एक साटा बचा हुआ है, और 2 साटा थे। तो मार्केट में आप अगर कन्वर्टर लेने जाओगे तो 2 साटा टू एक 6 पिन भी आता है। तो हमारा जो 1660 सुपर कार्ड भी है गाइज, वो जो है वो 6 पिन लेता है, इसलिए मेरे पास 2 साटा बचे हुए थे, तो 2 साटा का कन्वर्जन मैंने कर दिया 6 पिन में। ये आपको पिन मिल जाएगी अमेज़ॉन पे, ठीक है। तो वो मैंने लगा दिया इसके लिए। और जो मोलेक्स पोर्ट मैंने आपको बोला था कि 4 पिन जैसा दिखता है, ऐसा बड़ा बड़ा, वो मैंने लगा दिया है राइजर को पावर देने के लिए। तो आपको इसको पावर देना पड़ेगा, आपको इसको पावर देना पड़ेगा, फिर ये आएगा मदरबोर्ड में और इसको पावर देना पड़ेगा। ये डायरेक्टली माउंट हो रहा है मदरबोर्ड में। इससे अगर ये सिर्फ 3060 के लिए है। 3060 अगर आप दूसरा कार्ड लेते हो जैसे कि 3070 या कोई अदर कार्ड्स, तो आपको ज़रूरत नहीं करनी है इतना झंझट करने के लिए। 60 की और एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो प्रोसेसर ले रहे हो उसमें 16 लेन्स होना, X16 लेन्स होना ज़रूरी है। PCI लेन्स बोलते हो, वो आप चेक कैसे करना है? जो भी प्रोसेसर आप ले रहे हो, या फिर मैं X16 लेन वाले प्रोसेसर ही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनके स्पेसिफिकेशन पे जाके देख सकते हो कि PCI लेन्स कितने हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ और एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो कि है पावर क्या बोलते हैं, पावर बटन। यूजुअली अगर आप कैबिनेट लगाते हो तो कैबिनेट में सामने बटन आता है, लेकिन यहाँ पे कोई कैबिनेट नहीं है, इसकी वजह से वो पावर बटन फ्रंट पैनल से जब कनेक्ट होता है तो यूजुअली वो यहाँ पे लगता है। इस मदरबोर्ड के लिए कोई पावर बटन की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये माइनिंग मदरबोर्ड है, उसमें से मुझे पहले से ही इन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है यहाँ से स्टार्ट करने का। मैंने यहाँ पे ईथरनेट लगाई हुई थी, फिलहाल अभी मैंने निकाल दिया, लेकिन इथरनेट मेरा लगता है। तो इंटरनेट ज़रूरी है। इंटरनेट इतना ज़्यादा हाई स्पीड होना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन का नेट भी चल जाएगा, वो भी सबसे फास्टेस्ट है इसके लिए, तो ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ माउस कनेक्ट करा हुआ है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज़ अबाउट माई माइनिंग रिग। इसके सारे कंपोनेंट्स की सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया सारा हार्डवेयर पार्ट, और अब कंसिडर करता हूँ कि आपने भी अपना हार्डवेयर असेंबल कर दिया है, तो अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। Alright, first of all the thing that you need is a exchange wallet. So मैं suppose कर रहा हूँ कि आपने WazirX पे अकाउंट खोल लिया है and you have a exchange wallet as well. So आप login करके WazirX पे you just need to go to funds and then copy the Ethereum wallet address like I have here. सो आपको सिर्फ इथीरियम वॉलेट एड्रेस यहाँ पे कॉपी करना है। सेकंड सॉफ्टवेयर दैट वी नीड इज़ द T-Rex माइनर सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम माइनिंग करेंगे, तो यू विल नीड दैट। बहुत अलग टाइप के माइनर भी होते हैं, लेकिन मैं T-Rex माइनर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। सो वंस यू हैव डाउनलोडेड T-Rex माइनर फॉर विंडोज़, जस्ट एक्सट्रैक्ट द फाइल लाइक नॉर्मल जिप फाइल जैसे एक्सट्रैक्ट करते हो वैसे ही एक्सट्रैक्ट करना है। इस सारी सॉफ्टवेयर्स के जितने भी हैं यूज़ किए हुए हैं इस वीडियो में, इसकी सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। सो वंस यू ओपन द एक्सट्रैक्टेड फोल्डर, आपको इतनी सारी फाइल्स दिखेंगी, घबरा मत जाना कि ये सब क्या है। सो थर्ड थिंग दैट वी नीड इज़ वी नीड टू गो टू ईथरमाइन। ईथरमाइन क्या है कि यहाँ पे सारे माइनर्स अपना माइनिंग पावर डोनेट करते हैं और अपने चांसेस बढ़ाते हैं ब्लॉक हिट करने के। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट माइनिंग, और आपको ये सब और इसमें से आपको एक सर्वर चूज़ करना है। मैं एशिया वाला सर्वर चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया एशिया में आता है, तो इसलिए अगर आप किसी और कॉन्टिनेंट में है तो वो सर्वर आप चूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे चूज़ करना है ETH ethermine.bat और यहाँ पे करना है एडिट, और देन आपको रिप्लेस करना है इस सर्वर एड्रेस को जिससे हमने कॉपी किया था। तो मैंने एशिया वाला सर्वर एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर दिया है। स्ट्रैटम पोर्ट सेम ही है, तो मैं वो चेंज नहीं कर रहा हूँ। और ये जो एड्रेस है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, वो उसके साथ आपको रिप्लेस करना है आपका WazirX का वॉलेट एड्रेस। कुछ लोग दूसरे वॉलेट्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सीधा एक्सचेंज वॉलेट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप ईथरमाइन से ट्रांसफ़र करते हो अपना माइंड इथीरियम, तो वहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगते हैं, इसलिए मैं सीधा अपने एक्सचेंज वॉलेट पर ट्रांसफ़र करता हूँ। तो वंस यू हैव कॉपीड दैट, यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन है एक्स के साइड में जो आपको दिखेगा rig 0। तो rig 0 मतलब आप कुछ भी अपने रिग का नाम रख सकते हो, rig 1 2 3 या अपना ही नाम दे दो, चल जाएगा। जस्ट सेव द फाइल एंड क्लोज इट
एंड दैट्स इट। वो आप अगली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है, उसका शॉर्टकट क्रिएट करना है। सो वंस यू हैव क्रिएटेड द शॉर्टकट, आपको ये शॉर्टकट कॉपी करना है स्टार्टअप फोल्डर में। सो गो टू विंडोज़ एंड टाइप रन एंड देन टाइप शेल कोलन स्टार्टअप। मैं इसकी कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और ये आपका खोल देगा विंडोज़ का स्टार्टअप फोल्डर, और यहाँ पे आपको वो शॉर्टकट कॉपी करना है। आप देख सकते हैं मेरा पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जैसे ही मेरा रिस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर एक पावर कट के बाद, तो ऑटोमेटिकली ये माइनर स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे खुद से यहाँ के आके स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो थर्ड सॉफ्टवेयर इज़ दिस MSI आफ्टरबर्नर। अब ये चीज़ क्या है, जैसे मैंने ओवरक्लॉक के बारे में बताया था कि ओवरक्लॉक अगर आपको अपने लैम्बोर्गिनी को स्पोर्ट्स मोड पे डालना है, वैसे ही हमारे कार्ड्स को अगर स्पोर्ट्स मोड पे डालना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मेरे पास 470.05 ड्राइवर्स है, यहाँ पे RTX 3060 और 1660 सुपर दोनों कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आपको कोर क्लॉक, मेमोरी क्लॉक, पावर लिमिट, फ़ैन स्पीड, टेम्परेचर लिमिट, ये सब मिल जाएगा। हर एक कार्ड का डिफरेंट ओवरक्लॉक सेटिंग्स है। जो मेरे कार्ड्स के हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली इथीरियम जो है वो मेमोरी बेस्ड एल्गोरिथम है, इसलिए हम लोग को कोर क्लॉक कम करके मेमोरी यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है। लेकिन 1660 सुपर के मामले में ये थोड़ा अलग है। तो जैसे आप सेव करते हो आपको दिखेंगे राइट साइड में ये सब ब्लिंक हो रहा है, तो आप कोई भी नंबर चूज़ करके अपना प्रोफाइल सेटिंग्स वहाँ पर सेव कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो आपको चूज़ करना है वो है ऊपर का विंडोज़ वाला आइकॉन। जब भी आप वो क्लिक करोगे तो जब भी आपका रिस्टार्ट होगा विंडोज़, आपके ओवरक्लॉक सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे आपके माइनर के साथ। तो अभी देख सकते हो अगर मैंने start.bat पे क्लिक किया तो ये माइनिंग स्टार्ट हो गई है, और ये सिर्फ बेसिक सेटअप यहाँ पे कर रहा है। और आप थोड़ी देर में यहाँ पे देख पाओगे माइनिंग स्पीड। आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर ऑफ द कार्ड, हाई स्पीड ऑफ द कार्ड और फैन स्पीड। तो आपको चेक करना है कि आपका माइनर एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो आपको वॉलेट एड्रेस अपना कॉपी करना है जो हमने WazirX का किया था, और यहाँ पे डालना है सर्च बार में और क्लिक करना है सर्च पे। आप देख सकते हो कि मेरा माइनर एक्टिवेटेड है। ये आपको दिखाएगा इथीरियम, रूबी, रेवन में कि आपका कितना बैलेंस है। डॉलर्स में भी दिखाता है। मेरा मंथली देख सकते हो कि $159 अभी एस्टिमेट दिखा रहा है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। सेटिंग्स में जाके आप अपना ईमेल ID और IP सेट कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे अगर आपका माइनर ऑफलाइन चला गया। और यहाँ पे आप पे आउट लिमिट भी सेट कर सकते हो, जो कि मैंने 1 इथीरियम सेट किया हुआ है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आप ऑन डिमांड रिक्वेस्ट भी कर सकते हो आपका मैनुअल पे आउट, जो कि यहाँ पे। This was a long video. I know you guys are confused. I know you guys are overwhelmed with the information कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा दे दी। डोंट वरी, इन केस इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज, बस कंपोनेंट्स चूज़ कर लो। आपके PC हार्डवेयर शॉप में जाओ, उस बंदे को बता दो कि ये कंपोनेंट्स हैं, आपको असेंबल करके वो दे देगा। विंडोज़ इंस्टॉल करके वो भी आपको मिल जाएगा। बस डिफ़िकल्ट पार्ट यही है कि आप अगर सोचते हो इन्वेस्ट करने का, तो ग्राफिक कार्ड उनका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है अच्छे दाम में। जो 1660 सुपर है उसका 55,000 दाम अभी हो गया है। 3060 जो हमने शायद 58,000 में लिया था वो पहुंच चुका है 80,000 में। और एक 3060 है नए कार्ड्स मार्केट में आ गए जिनका नाम है LHR कार्ड्स, जो भी 40-50,000 में आपको मिल जाएंगे। लेकिन LHR का मतलब है लो हैश रेट, तो उस पर कुछ भी कर लो 24 या 25 से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। सो बी कॉन्शियस विद दैट। तो मैं LHR नॉन LHR कार्ड्स भी डिस्क्रिप्शन में स्प्रेडशीट में आपको दे दूंगा ताकि आप लोग देख सकते हो। जस्ट कॉन्टैक्ट योर डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैं अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ ऑप्शनल वेबसाइट्स भी हैं अमेज़ॉन के अलावा जो पार्ट सस्ते में बेचते हैं, उनके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है एंड यू हैव लर्न समथिंग वेरी न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। अगर जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करोगे उतना ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा दूसरे लोगों को रिकमेंड होगा, जिससे मेरी ग्रोथ होगी और अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचेगा। दैट्स इट फॉर नाउ। विल सी यू in the next one.